मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे, बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। अभिमन्यु के वे शब्द उस नीरव कमरे में किसी भारी पत्थर की तरह गिरे थे, जिनकी गूंज ने तारा के मस्तिष्क की सोचने समझने की सारी क्षमता को सुन कर दिया था। अंडरवर्ल्ड का वह अजय राजा, जिसके नाम से शहर की रूह कांपती थी, आज उसके सामने जमीन पर पड़ा, आंसुओं में डूबा हुआ एक साधारण और लाचार इंसान लग रहा था। तारा उसे देखती रही। उसके कानों में वही शब्द बार बार टकरा रहे थे, लेकिन इस अकल्पनीय सत्य को स्वीकार न करना उसके तपते हुए शरीर और थके हुए मन के लिए बहुत भारी पड़ गया। अचानक तारा की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छाने लगा। तेज बुखार, अत्यधिक शारीरिक कमजोरी और इस भयंकर मानसिक आघात ने उसके पैरों से आखिरी बची हुई ताकत भी छीन ली। उसका शरीर हवा में लहराते हुए किसी सूखे पत्ते की तरह बेजान होकर आगे की तरफ गिरने लगा। अभिमन्यु, जो जमीन पर बैठा अपने आंसुओं में डूबा था, उसकी नजरें जैसे ही तारा के लड़खड़ाते शरीर पर पड़ी, उसकी अंदर का वह खौफनाक पहरेदार पल भर में जाग गया। वह बिजली की कुर्सी से अपनी जगह से उठा और तारा का शरीर जमीन से टकराने से पहले ही उसने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। लेकिन इस बार अभिमन्यु के उस स्पर्श में कोई जबरदस्ती, कोई कठोरता या कोई जंगली अधिकार नहीं था। उसकी बाहें कांप रही थी। उसने तारा को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वह दुनिया की सबसे नाजुक कांच की मूरत हो, जो जरा सी ठेस लगने पर हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाएगी। तारा की चेतना लुप्त हो चुकी थी। उसका तपता हुआ सिर अभिमन्यु के सीने पर ढलक गया। अभिमन्यु ने बिना कोई शब्द कहे बहुत ही कोमलता से तारा को उठाया और वापस बिस्तर पर लिटा दिया। उसने झुककर तारा के चेहरे से उलझी हुई बालों की लटों को हटाया और उसके ऊपर सफ़ेद चादर ओढ़ा दी। उसका अपना दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे पसलियों में दर्द महसूस होने लगा था। उसने तारा के तपते हुए माथे को देखा। वह उसे सीने से लगाकर उसके सारे दर्द सोख लेना चाहता था, लेकिन उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। आज उसे अपनी ही परछाई से घिन आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसका कोई भी स्पर्श तारा को और मैला कर देगा। अभिमन्यु बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर नहीं बैठा। वह उसी ठंडे फर्श पर तारा के बिस्तर के ठीक नीचे घुटने मोड़कर बैठ गया। वह एक अपराधी की तरह जमीन पर बैठा था। उस रात उस कमरे की दीवारें गवाही थी कि कैसे शहर का सबसे ताकतवर इंसान एक लाचार पहरेदार बनकर रह गया था। पूरी रात अभिमन्यु ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। वह बस फर्श पर बैठा अपने लाल और सूजी हुई आंखों से तारा के चेहरे को निहारता रहा। जब भी तारा बुखार में करवट लेती या हल्की सी कराहती, अभिमन्यु की सांसें हलक में अटक जाती थी। उसने पूरी रात बिना तारा को छुए अपने खामोश आंसुओं को और पश्चाताप के साथ उसकी हिफाजत की। वक्त अपनी धीमी गति से गुजरता रहा और रात के उस घने अंधेरे को चीरते हुए सुबह की पहली सुनहरी किरण ने कमरे की खिड़की से अंदर प्रवेश किया। सूरज की उस हल्की गर्माहट के साथ ही तारा की पलकों में हलचल हुई। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत ही धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे में शांति थी। सबसे पहली चीज़ जो तारा ने महसूस की वह ये थी कि उसके शरीर की वह भट्टी जैसी तपन अब शांत हो चुकी थी। बुखार उतर चुका था और उसके साथ ही उसके दिमाग पर छाया हुआ वह नफरत और गुस्से का धुंधला भी काफ़ी हद तक छट गया था। शरीर में कमज़ोरी ज़रूर थी, लेकिन मानसिक रूप से वह अब इस पर सोच पा रही थी। उसे कल रात की सारी घटनाएं याद आई। अभिमन्यु का वह गुस्सा, फिर उसका वह अचानक टूटना, घुटने टेक कर, और अंत में वह दर्दनाक इजहार। तारा ने अपनी नज़रें घुमाई। उसकी नज़र बिस्तर के ठीक नीचे गई। उसका हृदय एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। अंडरवर्ल्ड का बादशाह अभिमन्यु सिंह उसी ठंडे फर्श पर बैठा हुआ था। उसका सिर बिस्तर के किनारे पर टिका हुआ था और उसके दोनों हाथ उसके घुटनों के पास बेजान पड़े थे। थकान, मानसिक पीड़ा और कई रातों की रतत चगास ने आखिरकार उसे हरा दिया था। वह गहरी नींद में था। तारा बिना कोई आवाज़ किए अपनी जगह से उठी और बिस्तर पर बैठ गई। वह बहुत ही गहराई से उसे सोते हुए चेहरे को देखने लगी।
अभिमन्यु के चेहरे पर अब वह कठोरता नहीं थी, उसकी आंखें नीचे से सूजी हुई थी और उसके गालों पर आंसुओं के सूख चुके निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी वह बेदाग कमीज सिकुड़ चुकी थी। तारा के सीने में एक बहुत ही अजीब सी हलचल होने लगी। सालों से जिस इंसान के अहंकार, गुरूर और ताकत से उसने सबसे ज़्यादा नफरत की थी, आज वह सारा अहंकार उसके कदमों में टूटकर बिखर चुका था। तारा को बहुत गहराई से यह एहसास हुआ कि उसने सिर्फ इस आदमी को हराया नहीं है, बल्कि उसने इसके अंदर के उस पत्थर को हमेशा के लिए पिघला दिया है। अब उसके सामने वह शैतान नहीं सो रहा था जिसने उसके गांव को तबाह किया था, या जिसने उसे बंदूक की नोक पर अपनी दुनिया में घसीटा था। उसके सामने एक ऐसा इंसान था जो उसके बिना सांस तक लेने में असमर्थ हो चुका था। तारा तुरंत पिघली नहीं। उसके अंदर के वह पुराने घाव इतनी जल्दी भरने वाले नहीं थे। उसने अपनी नज़रें नहीं हटाई, लेकिन उसकी आंखों में जो नफरत की आग हमेशा दहकती रहती थी, वह आग अब शांत होकर राख में बदल रही थी। वह अपनी जगह पर खामोश बैठी, उस टूटे हुए इंसान और अपने अजीब से भविष्य के बीच के इस खामोश हृदय को महसूस करती रही। तारा गहरी सोच में डूब गई। उसकी नज़रें अभी भी ज़मीन पर सोते हुए उस खूंखार शैतान पर टिकी थी। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं था कि इस इंसान ने उसे बेइंतहा दर्द दिया था, उसकी ज़िंदगी को एक खौफनाक तूफान में धकेल दिया था। लेकिन तारा ने खुद से सवाल किया, अगर दुनिया का सबसे मशहूर और ताकतवर इंसान, जिसके एक इशारे पर शहर की सांसें रुक जाती थी, वो सिर्फ एक माफ़ी के लिए अपना सारा वजूद, अपना सारा गुरूर और अपना पूरा साम्राज्य हारने को तैयार है, तो क्या वो इतनी पत्थर दिल हो चुकी है कि उसे माफ़ भी ना कर पाए? तारा का मन अतीत की गलियों में चला गया। उसे याद आया कि वो पहले कैसी हुआ करती थी, बिना रुके लगातार बोलने वाली, अपनी छोटी छोटी बातों से पूरे गांव को हंसाने वाली और किसी की भी बड़ी से बड़ी गलती को एक पल में माफ़ कर देने वाली। वो चुलबुली लड़की, वो तारा जिसके अंदर सिर्फ ज़िंदगी जीने की आग थी, किसी से बदला लेने की नहीं। अपनी उस पुरानी तारा को याद करके उसकी आंखों के किनारे भीग गए। आंसुओं की एक गर्म बूंद टूटकर उसके गाल पर आ गिरी। उसे अपनी उस खोई हुई मासूमियत पर रोना आ रहा था, लेकिन फिर तारा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछा और खुद को संभाला। उसे समझ आ गया था कि अगर वो इस नफ़रत को सीने से लगाए बैठी रही, तो वो सच में अभिमन्यु जैसी ही बन जाएगी, और उसे वो नहीं बनना था। उसे अपनी वो पुरानी तारा वापस चाहिए थी। उसने गले को खंकार कर साफ किया, अपने चेहरे के उस सख्त और खौफनाक भाव को हटाया और अपने उसी पुराने बेबाक अंदाज को वापस ओढ़ लिया। ओह हेलो मिस्टर एंग्री बर्ड, लाट साहब। तारा की आवाज़ उस शांत कमरे में बिल्कुल एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह गूंजी। आपको सुनाई नहीं दिया? अभिमन्यु, जो थकान और मानसिक टूटन की वजह से गहरी नींद में था, इस अचानक आई आवाज़ से हल्का सा हिला। ज़मीन पर सोने की वजह से उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था। उसने अपनी भारी और लाल आंखें धीरे से खोली। पहले कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न था। वो सफ़ेद छत, वो सर्द फर्श, और वो कहाँ था? उसे लगा कि शायद वो अभी भी किसी खौफनाक सपने में है, जहाँ तारा उसे छोड़कर जा चुकी है। खड़े हो जाइए, तारा की आवाज़ फिर से आई, जिसमें कोई नफ़रत या खौफ नहीं था, बल्कि एक प्यारी सी शिकायत थी। कब तक ऐसे ज़मीन पर सोते रहेंगे? मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। ये शब्द सुनते ही अभिमन्यु के कान एकदम से खड़े हो गए। उसकी धड़कन ने जैसे एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। उसका दिमाग इन शब्दों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। मिस्टर एंग्री बर्ड, लाट साहब, मुझे भूख लगी है। ये वो अल्फाज थे जो तारा ने महीनों पहले कहे थे, जब वो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन तारा अपनी बेबाकी से उसे पागल कर देती थी। अभिमन्यु एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसका संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन उसने बिस्तर का सहारा ले लिया। उसने अपनी चौड़ी और हैरान आंखों से सामने बैठी तारा को देखा। तारा के चेहरे पर अब वो मौत का खौफ या वो जहरीली गुरूर नहीं था। वो हल्की सी चिड़ी हुई लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कोई आम लड़की अपने नखरे दिखाते हुए चिढ़ती है। क्या
क्या कहा तुमने? अभिमन्यु की आवाज़ लड़खड़ा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की कल रात उसे उसकी शक्ल से घिन आने की बात कह रही थी, वो अचानक इस तरह कैसे बात कर रही है। तारा ने अपनी आंखें घुमाई और बिल्कुल उसी पुराने झंझलाए हुए अंदाज में अपने हाथ सीधे पर बांध लिए। मैंने कहा कि उठिए मिस्टर अकड़ू सिंह जी। तारा ने झंझलाकर वो पुराना नाम लिया जिससे वो शुरुआत में उसे सबसे ज़्यादा चिढ़ाया करती थी। क्या आपके कान भी खराब हो गए हैं? यहाँ मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। कल रात से कुछ नहीं खाया मैंने। और एक आप हैं कि कुंभकर्ण की तरह फर्श पर पसर कर सो रहे हैं। अब मुझे नाश्ता मिलेगा या मुझे खुद जाकर अस्पताल की कैंटीन में कुछ ढूंढना पड़ेगा? अभिमन्यु वहीं का भूत बनकर खड़ा रह गया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए बस तारा के चेहरे को देख रही थी। तारा का वो पुराना बक बक करने वाला रूप, उसका वो झुंझलाना, अभिमन्यु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को वापस उसके जिस्म में डाल दिया हो। कल रात की उस खौफनाक घुटन के बाद तारा का ये अंदाज उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। अभिमन्यु का दिमाग सच में इस अचानक हुए बदलाव को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वह बस बिना पलक झपकाए तारा को देखता रहा। फिर उसने एक रोबोट की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया और बिना एक शब्द भी कहे चुपचाप पीछे मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, तारा ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसका दिल किसी रेस की दौड़े घोड़े की तरह धड़क रहा था। उसने इतने हफ्तों बाद अपने उस पुराने रूप को बाहर निकाला था और अभिमन्यु की वह हैरान परेशान शक्ल देखकर उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी और असली मुस्कान खिल उठी। बाहर कॉरिडोर में कमरे से बाहर निकलते ही अभिमन्यु ने तुरंत अपने पीछे का दरवाज़ा बंद किया और अस्पताल की ठंडी दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर दीवार पर टिकाया और एक गहरी सांस ली। उसे लग रहा था जैसे उसे अभी अभी किसी ने बिजली का झटका दिया हो। तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर से अमन दौड़ता हुआ आया। अमन के हाथ में 2 कॉफ़ी के कप थे और उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। बॉस को ऐसे दीवार के सहारे सदमे में खड़ा देखकर अमन की जान हलक में आ गई। बॉस! अमन भागकर पास आया। क्या हुआ? मैडम की तबीयत ठीक तो है ना? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अभिमन्यु ने दीवार से सिर उठाया और अपनी लाल आंखों से अमन को देखा। उसकी शक्ल पर एक बहुत ही अजीब सा खोया हुआ भाव था। अमन! अभिमन्यु की आवाज़ किसी फुसफुसाहट जैसी थी। उसने मुझे अकड़ू सिंह कहा। अमन के हाथ में पकड़े कॉफ़ी के कप छलकते छलकते बचे। उसका अंडरवर्ल्ड वाला दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। किसकी इतनी हिम्मत बॉस? अमन ने गुस्से से चारों तरफ देखा। आप बस नाम बताइए, मैं अभी उसकी ज़बान खींचकर। 1 मिनट। अमन अचानक रुका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैडम ने कहा? अभिमन्यु ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और उसने मुझे मिस्टर एंग्री बर्ड और लाट साहब भी कहा। अमन घबरा गया। उसे लगा कि तारा ने फिर से बॉस की बेइज्जती कर दी है और अब अस्पताल में लाशें बिछने वाली है। बॉस, आप शांत रहिए। अमन ने डरते डरते बॉस को समझाने की कोशिश की। मैडम को बहुत तेज बुखार था तो शायद उनके दिमाग पर असर। मेरा मतलब है वो होश में नहीं होगी। आप प्लीज़ उन पर गुस्सा मत कीजिएगा। मैं गुस्सा नहीं हूँ बेवकूफ़, अभिमन्यु ने अचानक अमन को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। वो बिल्कुल होश में है। वो नॉर्मल बर्ताव कर रही है, बिल्कुल पहले की तरह। और उसने मुझसे नाश्ता मांगा है। अमन का मुंह खुला का खुला रह गया। नॉर्मल मतलब वो हमारी पुरानी वाली मैडम वापस आ गई जो बिना रुके बकबक करती थी और आपको ताने मारती थी। अभिमन्यु ने अमन को ऐसी जानलेवा नज़र से घूरा कि अमन ने तुरंत अपने शब्द वापस ले लिए। मेरा मतलब था हमारी बहुत ही अच्छी, प्यारी और चुलबुली मैडम, अमन ने अपनी गर्दन खुजलाते हुए कहा। और फिर उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे बॉस, ये तो बहुत ही खुशखबरी है। खुशखबरी बाद में मनाना अब। अभिमन्यु ने अमन के कंधे को पकड़कर उसे झंझोड़ा। शहर का सबसे बड़ा माफिया इस वक्त किसी आम घबराए हुए प्रेमी की तरह लग रहा था।
उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अगर उसे 2 मिनट के अंदर उसका मनपसंद नाश्ता नहीं मिला तो वो मुझे ही कच्चा चबा जाएगी, और इस बार मैं उसे रोकूंगा भी नहीं। जल्दी जा, इडली, डोसा, पोहा, जो भी उसे पसंद था सब लेकर आ, और हाँ, चाय भी, जल्दी भाग। जी बॉस, अभी लाया। अमन ने कॉफ़ी के कप वहीं एक बेंच पर रखे और अस्पताल के कॉरिडोर में ऐसे दौड़ लगा दी जैसे किसी दुश्मन का पीछा कर रहा हो। अभिमन्यु वहीं दीवार के सहारे खड़ा रहा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा और फिर एक बार बंद दरवाजे की तरफ देखा। कल रात तक जिस इंसान की दुनिया ख़त्म होने की कगार पर थी, आज उस अकड़ू सिंह नाम की ताने ने उसे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया था। उसके होठों पर एक बहुत ही चौड़ी, सुकून भरी और असली मुस्कान फैल गई। अस्पताल के उस वीआईपी कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धक्के के साथ खुला। अमन अंदर ऐसे दाखिल हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा मिशन फतेह करने लौटा हो। उसके दोनों हाथों में इतने सारे पैकेट्स और पार्सल थे कि उसका आधा चेहरा उसी के पीछे छुप गया था। कमरे में अचानक गर्मा गर्म इडली, डोसा, सांभर, पोहा और कड़क अदरक वाली चाय की खुशबू फैल गई, जिसने अस्पताल की उस सर्द और दवाइयों वाली बदबू को एक झटके में ख़त्म कर दिया। तारा, जो अभी भी बिस्तर पर टेक लगाए बैठी थी, उसकी आंखें खाने के उन पैकेट्स को देखकर ऐसे चमक उठी जैसे रेगिस्तान में किसी को पानी मिल गया हो। फाइनली तारा ने एक गहरी सांस ली और अपने सूखे होठों पर जीभ फेरे। अमन ने सारा सामान बिस्तर के पास वाली बूबेकल टेबल पर रखी और जल्दी जल्दी पैकेट्स खोलने लगा। अभिमन्यु कमरे के एक कोने में खिड़की के पास खड़ा था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड कर लिया था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर कोई रातों की थकान थी, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ तारा पर टिकी थी। तारा ने एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं किया। उसने अपने बाएं हाथ से, क्योंकि दाहिने हाथ में ड्रिप की वजह से और ज़ख्मों की वजह से पट्टियाँ बंधी थी, पोहे का चम्मच उठाया और एक बड़ा सा निवाला अपने मुंह में रख लिया। ओ माय गॉड, तारा ने आंखें बंद करते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पिछले 1 साल से कुछ नहीं खाया है, और ये अस्पताल का खाना, सीरियसली उबला हुआ पानी देते हैं ये लोग सूप के नाम पर। अमन चुपचाप एक नैपकिन निकालकर टेबल पर रख रहा था और तिरछी नज़रों से अपने बॉस को देख रहा था। अभिमन्यु ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो बस दीवार के सहारे खड़ा अपनी जेबों में हाथ डाले तारा को देख रहा था। उसका दिमाग उस नॉर्मल सिचुएशन को प्रोसेस करने में पूरी तरह से फेल हो रहा था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ मौत, गोलियां, खून और सिंडिकेट की मीटिंग्स देखी थी। किसी को इस तरह बेफिक्री से पोहा खाते हुए देखना, और वो भी उस लड़की को जिसने कुछ दिन पहले अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े गुंडे के माथे में गोली उतारी हो। अभिमन्यु के लिए ये सब बहुत नया और अजीब था। मिस्टर सिंह, अभिमन्यु अपने ख्यालों से अचानक बाहर आया। उसने देखा कि तारा उसे ही घूर रही है। क्या आप वहाँ खिड़की के पास किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े रहने के लिए हैं? तारा ने अपना आधा खाया हुआ इडली का टुकड़ा प्लेट में रखा और बिल्कुल अपने पुराने बॉसी अंदाज में अपनी आंखें सिकुड़ ली। मुझे प्यास लगी है, पानी दीजिए। अमन, जो टेबल सेट कर रहा था, उसका हाथ वहीं हवा में रुक गया। उसने डरते हुए धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर अभिमन्यु को देखा। पूरे अंडरवर्ल्ड में कोई इंसान ऐसा नहीं था जो अभिमन्यु सिंह को इस टोन में पानी का गिलास पकड़ाने का हुक्म दे सके। अमन को लगा बॉस अभी भड़क जाएंगे, लेकिन जो नज़ारा अमन ने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं आई। उसने चुपचाप बिना कोई बहस किए अपनी जेब से हाथ निकाले। वो टेबल के पास आया, एक नई पानी की बोतल उठाई, उसका सील तोड़ा और बहुत ही शांति से बोतल तारा के हाथ में पकड़ा दी। चाय ठंडी हो रही है, अभिमन्यु ने बहुत ही धीमी, गहरी और रफ आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा अनकहा सुकून था जो सिर्फ तारा महसूस कर सकती थी। तो उसे कप में डालकर दीजिए ना, मैं पैकेट में थोड़ी ना पीऊँगी, तारा ने अपनी ठुड्डी हवा में उठाते हुए कहा। अमन ने अपनी आंखें मल कर देखी।
शहर का सबसे खूंखार माफिया, जिसके एक इशारे पर शहर जल सकता था, वो आज चुपचाप एक कागज के कप में चाय छान रहा था। तारा ने पानी की बोतल पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने या पानी पीने के लिए ग्रिप बनानी चाहिए, उसके हाथ कांप गए। वो जो खुद को मजबूत और नॉर्मल दिखाने का नाटक कर रही थी, उसकी हकीकत उन छीले हुए पट्टी बंधे हाथों में छुप नहीं पाए। देवराज के खून को रगड़ रगड़ कर साफ करने की वजह से उसकी स्किन इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी कि एक पानी की बोतल का वजन भी उसके लिए भारी पड़ रहा था। पानी की बोतल उसके हाथ से फिसलकर बिस्तर पर गिर गई। थोड़ा सा पानी चादर पर छलक गया। कमरे का माहौल एक झटके में बदल गया। वो हल्की फुल्की नोकझोंक अचानक एक भारी और दर्द भरे सन्नाटे में बदल गई। तारा का चेहरा उतर गया। उसका वो बक बक करने वाला रूप एक सेकंड में टूट गया और उसकी आंखों में वो ही पुराना खौफनाक ट्रॉमा तैरने लगा। वो बेबसी, वो दर्द और अपने ही शरीर की वो कमज़ोरी उसे अंदर से खाने लगी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को छुपाने के लिए तुरंत मुट्ठी बांध ली और अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन अभिमन्यु की आंखें किसी बात से कम नहीं थी। उसने तारा के उस दर्द, उस झिझक और उस टूटन को एक सेकंड में पकड़ लिया था। अभिमन्यु ने चाय का कप टेबल पर रखा। उसने अमन की तरफ देखा और सिर्फ आंखों से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अमन बिना कुछ कहे तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में अब सिर्फ वो दोनों थे। अभिमन्यु बिना कोई आवाज़ किए तारा के बिस्तर के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। उसने कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, कोई सब ठीक हो जाएगा वाला डायलॉग नहीं मारा। उसने बहुत ही नरमी से अपने बड़े और फौलादी हाथों से तारा के उस कांपते हुए हाथ को अपनी हथेली में ले लिया। तारा ने नजरें नहीं उठाई, लेकिन अभिमन्यु के उस स्पर्श की गर्माहट ने उसके अंदर की उस घुटन को थोड़ा कम किया। अभिमन्यु ने अपने दूसरे हाथ से वो पानी की बोतल उठाई और उसे तारा के होठों के पास लगा दिया। तारा ने अपनी नम आंखों से ऊपर देखा। अभिमन्यु के चेहरे पर कोई तरस या दया नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक बहुत ही गहरा, खामोश और बेइंतहा इश्क था। वो इश्क जो शब्दों का मोहताज नहीं था। तारा ने चुपचाप 2 घूंट पानी पिया। मैं पहले जैसी नहीं रही। तारा की आवाज़ बहुत ही टूटी हुई और भारी थी। उसका सारा गुरूर उस एक पानी की बोतल के सामने हार गया था। मेरा दिमाग, मेरे हाथ सब उस खौफ से कांपते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल होने की, लेकिन क्योंकि मेरे हाथों पर वो खून है, मुझे लगता है मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी। अभिमन्यु ने बोतल साइड में रखी और तारा के हाथ को थोड़ा और मजबूती से पकड़ लिया। उसका वो रफ अंगूठा तारा की पट्टियों के ऊपर बहुत ही प्यार से सहला रहा था। तुम्हें पहले जैसा होना भी नहीं है। अभिमन्यु की आवाज़ में एक अजीब सा रूह को शांत कर देने वाला ठहराव था। पहले वाली तारा को मैंने तबाह किया था, लेकिन आज जो तारा मेरे सामने है वो मेरी क्वीन है, और क्वीन के हाथों में कभी कभी खंजर के निशान रह जाते हैं। अभिमन्यु ने थोड़ा आगे की तरफ झुकाव लिया। उसकी गहरी सांसें सीधा तारा के रूप में झांक रही थी। ये हाथ कांप रहे हैं ना? अभिमन्यु ने तारा के हाथ को चूमते हुए कहा। तो इन्हें कांपने दो। जब तक तुम्हारे ये जख्म नहीं भरते, तुम्हारे हर दर्द का, तुम्हारे हर खौफ का वजन मैं उठाऊंगा। तुम्हें अपने ही हाथों से खाना है तो मैं खिलाऊंगा। तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है तो चिल्लाओ, लेकिन तुम अब खुद को इस अंधेरे में अकेला नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारा हर दर्द अब मेरी प्रॉपर्टी है। तारा की आंखों से एक आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गिरा। उसने अभिमन्यु की आंखों में देखा। वहाँ कोई शैतान नहीं था, वहाँ सिर्फ वो इंसान था जिसने अपनी पूरी दुनिया उसके कदमों में हार दी थी। तारा ने अपना सिर धीरे से अभिमन्यु के कंधे पर टिका दिया। उन दोनों के बीच का वो खूनी और कंटीला रास्ता अब ख़त्म हो चुका था। नाश्ते की उस मेज पर और अस्पताल के उस शांत कमरे में उन्होंने एक दूसरे के दर्द को अपना लिया था। एक खूंखार माफिया अपनी रानी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका था, और एक टूटी हुई लड़की को अपने शैतान की बाहों में दुनिया का सबसे महफूज घर मिल गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। तारा अब वापस पेंट हाउस में आ गई थी। अभिमन्यु ने अपनी वो खूनी दुनिया
अपना वो अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य बिल्कुल नहीं छोड़ा था। और छोड़ना भी क्यों? एक खूंखार शेर किसी के लिए अपना जंगल नहीं छोड़ता, बल्कि वो अपने शेरनी के लिए उस जंगल को और भी ज़्यादा सुरक्षित और खौफनाक बना देता है। अभिमन्यु अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और सदा हुआ डॉन बन चुका था। उसने सिंडिकेट के बचे कुचे गद्दारों को बेरहमी से कुचल दिया था। अब कोई भी उसकी या तारा की तरफ आँख उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। लेकिन जो खौफ और क्रूरता वो भारी दुनिया को दिखाता था, पेंट हाउस के उस भारी दरवाजे के अंदर आते ही वो सब कुछ बाहर छूट जाता था। उस घर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ तारा का था। तारा की रिकवरी के इन 15 दिनों में अभिमन्यु ने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। वो अपना सारा बिजनेस, सारी मीटिंग्स उसी पेंट हाउस से हैंडल कर रहा था। जब तारा सोती थी तब वो लैपटॉप पर हथियारों की डील फाइनल करता था, और जैसे ही तारा की आँख खुलती वो दुनिया का सबसे बड़ा माफिया सब कुछ छोड़कर उसके लिए सूप का बाउल लेकर हाजिर हो जाता था। उसने तारा की हर एक ज़रूरत का ख्याल रखा, उसकी पट्टियाँ बदलना, उसे दवाइयाँ देना, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना। अभिमन्यु ये सब किसी परफेक्ट मशीन की तरह कर रहा था, लेकिन इसी परफेक्शन ने तारा को अंदर ही अंदर परेशान करना शुरू कर दिया था। तारा की वो पुरानी बेबाक और कड़क शख्सियत अब वापस लौट रही थी। उसके हाथ के घाव भर रहे थे और दिमाग से वो ट्रॉमा भी धुंधला हो रहा था। लेकिन अभिमन्यु वो बिल्कुल एक रोबोट बन चुका था। तारा कुछ भी कहती वो बस हाँ में सिर हिलाता। तारा कहती मुझे ये दवा नहीं खानी, बहुत कड़वी है। अभिमन्यु बिना बहस किए डॉक्टर को फ़ोन लगाता और दूसरी दवा मंगवा लेता। तारा कहती मुझे बालकनी में जाना है। अभिमन्यु चुपचाप आता, उसे अपनी बाहों में उठाता और बालकनी के सोफे पर बैठा देता। कोई नोकझोंक नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई पुराना वाला वो टॉक्सिक अधिकार नहीं। अभिमन्यु उसे नज़रें मिलाने से भी बचता था, जैसे उसे डर हो कि उसकी वो गहरी और नशीली आंखें तारा को फिर से कोई नुकसान न पहुंचा दे। रात के 8 बज रहे थे। तारा बेडरूम के बड़े से बेड पर तकिए के सहारे बैठी थी। उसके सामने एक मैगज़ीन खुली थी, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। कमरे के एक कोने में रखे सोफे पर अभिमन्यु बैठा था। उसके एक हाथ में फ़ोन था और वो किसी को बहुत ही ठंडी और ख़तरनाक आवाज़ में धमकी दे रहा था। अगर कल सुबह तक वो शिपमेंट डॉकयार्ड पर नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को उसी कंटेनर में बंद करके समंदर में फेंक दूंगा, समझ गए? अभिमन्यु ने कॉल कट किया। उसने फ़ोन टेबल पर रखा और एक लंबी सांस ली। फिर उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई। अभिमन्यु अपनी जगह से उठा, साइड टेबल से तारा की रात की दवाइयाँ निकाली, पानी का गिलास लिया और चुपचाप तारा के बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बिना कुछ कहे बस अपनी हथेली पर रखी वो गोलियां तारा की तरफ बढ़ा दी। तारा ने गोलियों को देखा, फिर अभिमन्यु के उस बिल्कुल ब्लैंक चेहरे को देखा। उसका सब्र अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे ये शांति नहीं चाहिए थी, उसे अपना वो शैतान वापस चाहिए था जो उसे बात बात पर चुनौती देता था। तारा ने गोलियां नहीं ली, उसने मैगज़ीन को ज़ोर से बंद किया और उसे साइड में फेंक दिया। अब तुम कुछ बोलोगे या सारी उम्र इसी रोबोट की तरह रहोगी? तारा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक बहुत ही तीखी और बोसी आवाज़ में कहा। अभिमन्यु का हाथ वहीं हवा में रुक गया। उसने अपनी भारी पलकें उठाई और तारा को देखा। दवा का टाइम हो गया है तारा, चुपचाप खा लो। नहीं खानी मुझे, चुपचाप। तारा ने गुस्से में अभिमन्यु के हाथ पर हल्का सा झटका दिया। गोलियां छिलक कर बिस्तर पर गिर गई। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने पिछले 15 दिनों में? जी मैडम, हाँ मैडम, अभी लाया मैडम। तुम अंडरवर्ल्ड के किंग हो या मेरे कोई पर्सनल बॉडीगार्ड? अभिमन्यु ने पानी का गिलास टेबल पर रखा। उसका जबड़ा हल्का सा कस गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को फिर से पी लिया। तारा, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अभिमन्यु सिंह। तारा घुटनों के बल बिस्तर पर थोड़ा आगे खिसक कर आई। उसकी आंखों में वो ही पुराना सुलगता हुआ गुरूर वापस आ गया था।
तुमने जो मुझे ये कांच की गुड़िया समझकर एक डिब्बे में फेंक कर दिया है, मुझे उससे घुटन हो रही है। तुम मुझसे लड़ते क्यों नहीं हो? तुम मुझ पर अपना वो पागलपन वाला हक क्यों नहीं जताते? तुम मुझसे अपनी नज़रें क्यों चुरा रहे हो? कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। तारा की सांसें तेज चल रही थी। अभिमन्यु वहीं खड़ा था। उसकी वो गहरी काली आंखें में अचानक एक ऐसा दर्द और एक ऐसा खौफनाक बवंडर घूमने लगा जिसे वो इतने दिनों से बड़ी मुश्किल से दबाए बैठा था। अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और एक बहुत ही खुरदरी रूह कपा देने वाली आवाज़ में बोला, क्योंकि मैं डरता हूँ तारा। तारा एकदम सुन रह गई। अभिमन्यु सिंह डरता है? अभिमन्यु धीरे से बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसने अपनी नज़रें उठाई और पहली बार इन 15 दिनों में तारा की आंखों में बिल्कुल सीधे और पूरी गहराई के साथ झांका। तुम्हें लगता है कि मुझे रोबोट बनकर रहना पसंद है? अभिमन्यु की आवाज़ में एक ऐसा जुनून था जो अब बेकाबू हो रहा था। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं खुद को कितना कंट्रोल कर रहा हूँ? मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लूँ, तुम्हें इस दुनिया की हर नज़र से छुपा लूँ। मेरा वो पागलपन, मेरा वो टॉक्सिक अधिकार, वो सब मेरे अंदर जहर की तरह उभर रहा है। अभिमन्यु थोड़ा और करीब आया। उसकी गर्म सांसें तारा के चेहरे से टकराने लगी। लेकिन जब मैं तुम्हारे हाथों पर वो जख्म देखता हूँ, जब मुझे याद आता है कि मेरी ही इस खूनी दुनिया की वजह से तुम बुखार में तपते हुए मौत मांग रही थी। अभिमन्यु की आवाज़ हल्की सी टूट गई। तो मेरा गुरूर मेरे ही पैरों तले कुचल जाता है। मैं तुम्हें फिर से नहीं तोड़ना चाहता तारा। मैं अपना वो शैतानी रूप तुम्हें नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम फिर से उस खौफ में ना चली जाओ। मैं तुम्हें हील होने देना चाहता हूँ, भले ही इसके लिए मुझे सारी उम्र एक रोबोट क्यों ना बनना पड़े। तारा का दिल पसलियों में इस कदर धड़का कि उसे लगा वो सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। इस इंसान का प्यार कोई फूलों वाला रोमांस नहीं था। इसका प्यार इतना गहरा, इतना डार्क और इतना साइकोलॉजिकल था कि वो तारा की मानसिक शांति के लिए अपने खुद के वजूद को मार कर बैठा था। तारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन आंसुओं को बहने नहीं दिया। उसने एक झटके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अभिमन्यु की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उन दोनों के बीच अब 1 इंच का भी फासला नहीं था। तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु? तारा ने उसकी आंखों में बिल्कुल उसी पागलपन और उसी इक्वल लेवल के गुरूर के साथ देखते हुए कहा, जिस लड़की ने तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के माथे में बिना पलक झपकाए गोली उतार दी हो, वो कोई कांच की गुड़िया है? मैंने तुम्हारे उस खूनी दुनिया को अपनी मर्जी से अपनाया है। मैंने इस नर्क को अपनाया है क्योंकि इस नर्क का राजा तुम हो। तारा ने अपनी पकड़ उसके कॉलर पर और टाइट कर ली। तो मुझे ये बेचारे और सहमे हुए आशिकों वाला बर्ताव नहीं चाहिए। तारा की आवाज़ एक बहुत ही जहरीली और पजेसिव फुसफुसाहट में बदल गई। मुझे वो अकड़ू, खूंखार और सनकी शैतान वापस चाहिए जो बिना मेरी इजाज़त के मुझ पर अपना हक जताता है, जो मुझे ताने मारता है, जो मेरी परछाई नहीं मेरा गुरूर है। अभिमन्यु की आंखें फटी की फटी रह गई। 15 दिन से जो ज्वालामुखी उसने अपने अंदर दबा रखा था, तारा की इन बातों ने उस पर से ढक्कन हटा दिया था। अभिमन्यु के होठों पर धीरे धीरे एक बहुत ही डार्क, प्राउड और कातिलाना मुस्कान फैल गई। अभिमन्यु ने अपने दोनों मजबूत हाथ उठाए और तारा की कमर को इस तरह जकड़ लिया जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ पर कब्जा कर रहा हो। उसने तारा को एक झटके में अपनी तरफ और करीब खींचा, जिससे तारा की सांसें एक पल के लिए अटक गई। तो तुम्हें शैतान वापस चाहिए मैडम बॉस? अभिमन्यु की आवाज़ अब वो ही पुरानी, भारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वही ये सुनकर अचानक से तारा को एहसास हुआ कुछ गलत है। उसके दिमाग में एक खतरे की घंटी बजी। उसने एक सोते हुए खूंखार शेर को जगा दिया था
और अब ये बाजी पूरी तरह से उसके हाथ से निकल चुकी थी। वो पीछे हटने या कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोलती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभिमन्यु ने उसे संभलने का एक सेकंड भी नहीं दिया। उसके होंठ तारा के होठों तक जा चुके थे और अब वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकती थी। उस किस में 15 दिनों की वो भयंकर घुटन थी, वो खौफ था जो अभिमन्यु ने तारा को खोने के डर से महसूस किया था, और वो सारा पागलपन था जो वो अपने अंदर जहर की तरह दबाए बैठा था। अभिमन्यु के स्पर्श में एक जंगली अधिकार था, जैसे वो तारा को बिना कुछ कहे ये बता रहा हो कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी कैद में है। तारा की आंखें झटके से चौड़ी हो गई, उसकी सांसें अभिमन्यु के मुंह में ही अटक गई। उसने अपने कांपते हुए हाथ अभिमन्यु के चौड़े सीने पर रखे, शायद उसे पीछे धकेलने के लिए या शायद खुद को इस अचानक हुए तूफान में गिरने से बचने के लिए। लेकिन अभिमन्यु ने उसे दूर नहीं जाने दिया। उसने अपना एक हाथ तारा की कमर से हटाकर उसकी गर्दन के पीछे रखा और उसके बालों की जड़ों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे अपने और भी करीब खींच लिया। कुछ पलों की उस अवाक कर देने वाली हैरान के बाद तारा के अंदर का वो सारा गुरूर पिघलने लगा, वो जो खुद को बहुत कंट्रोल में समझ रही थी। अभिमन्यु के इस एक बेखौफ और टॉक्सिक स्पर्श ने उसके सारे दावों को राख कर दिया। तारा चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई, और सच तो ये था कि उसके अंदर की वो चुड़ैल उसे रोकना चाहती भी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठियों में अभिमन्यु की शर्ट को कसकर जकड़ लिया। उसने भी उसी शिद्दत, उसी पागलपन और उसी इक्वल लेवल के जुनून के साथ उस किस का जवाब दिया। कमरे का वो भारी सन्नाटा अब उन दोनों की तेज उखड़ती सांसों की आवाज़ से भर गया था। अभिमन्यु उसे चूमते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ बिस्तर पर लेटा रहा था। वो अपना पूरा वजन तारा पर नहीं डाल रहा था। शायद उसे याद था कि तारा अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन उसकी पकड़ में जो हक था वो साफ बता रहा था कि अंडरवर्ल्ड का वो खौफनाक किंग अपनी पूरी ताकत के साथ वापस लौट आया है। जब सांसों की कमी महसूस हुई तो अभिमन्यु बहुत धीरे से पीछे हटा। उन दोनों के माथे अभी भी एक दूसरे से टिके हुए थे। दोनों बुरी तरह हाफ रहे थे, लेकिन अभिमन्यु ने थोड़ी देर बाद फिर से किस करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु का हाथ तारा की कमर से खिसक कर उसकी पीठ की तरफ गया, तारा के दिमाग में जैसे ही घंटी बजी। वह अभी पूरी तरह से इस नए रिश्ते के लिए तैयार या शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका गुरूर और उसका वजूद इसे इतनी जल्दी घुटने टेकने की इजाज़त नहीं दे रहा था। तारा ने बहुत ही मजबूती से, लेकिन बिना किसी झटके के, अपने दोनों हाथ से अभिमन्यु के सीने पर जोर डाला और उसे दूर से थोड़ा पीछे धकेल दिया। अभिमन्यु तुरंत पीछे हट गया। उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। दोनों की सांसें बुरी तरह उखड़ती हुई थी और कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर गया। तारा का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपनी गहरी और सुलगती हुई आंखों से अभिमन्यु को देखा। तारा ने अपनी सांसों को काबू करते हुए एक कदम पीछे लिया। उसकी नज़रें अभी भी अभिमन्यु पर थी, लेकिन उस पागलपन के बीच एक ऐसा ठहराव आ गया था। अभिमन्यु, तारा की आवाज़ थोड़ी काँप रही थी, लेकिन उसमें एक स्पष्टता थी। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुनते ही कमरे का तापमान जैसे एकदम से गिर गया। अभिमन्यु, जो अभी भी उस जुनून और अधिकार के नशे में था, उसे एक झटके में पूरी तरह से होश आ गया। जोश जोश में उसने जो भी किया था, उसकी हकीकत अब उसके सामने खड़ी थी। शहर के सबसे खूंखार माफिया की वो सारी अकड़ और वो कातिलाना स्माइल एक सेकंड में गायब हो गई। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि तारा अभी अभी कितने बड़े मानसिक और शारीरिक ट्रॉमा से बाहर आई है, और उसने अपने जज्बातों पर काबू ना रखकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। अभिमन्यु के चेहरे पर एक अजीब सी ऑकवर्डनेस छा गई। वो इंसान जो बंदूक की नोक पर भी नहीं घबराता था, वो आज अपनी ही हरकतों पर पानी पानी हो रहा था। उसने हड़बड़ाहट में अपना एक हाथ अपने बालों में फेरा और एक कदम और पीछे हट गया। तारा, वो आई एम सॉरी तारा। अभिमन्यु की वो भारी और कमांडिंग आवाज़ अचानक लड़खड़ा गई। वो नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बस आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी तारा। तारा ने उसे इस तरह घबराते और सफाई देते हुए अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो अभिमन्यु सिंह जो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता था,
आज एक घबराए हुए टीनेजर की तरह बर्ताव कर रहा था। मैं बाहर अमन को देखता हूँ, अभिमन्यु ने बिना तारा की तरफ देखे हड़बड़ाहट में कहा। इससे पहले कि तारा कुछ भी बोल पाती, अभिमन्यु झटके से मुड़ा और लगभग भागते हुए कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। तारा वहीं बैठी रही। कुछ पलों तक वो उस बंद दरवाजे को देखती रही और फिर उसके होठों पर एक बहुत ही सच्ची, गहरी और सुकून भरी मुस्कान खिल उठी। अभिमन्यु की इस हड़बड़ाहट और माफ़ी ने तारा को यह पूरी तरह से यकीन दिला दिया था कि वो शैतान अब उसकी हर हद, हर बाउंड्रीज की इज्जत करता है। खेल अब सच में बराबरी का था। पूरी रात वो उसे दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह की धूप जब कमरे में आई तो उसमें एक अजीब सा सुकून था। आईने के सामने खड़ी तारा ने अपनी हाथ, गर्दन और कंधे पर आए उन हल्के निशानों को देखा तो अब लगभग भर चुके थे। शारीरिक चोटें तो ठीक हो रही थी, लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ उसने तारा के अंदर के उस आखिरी डिफेंस मैकेनिज्म को भी तोड़ दिया था। अभिमन्यु का वो घबराना, वो माफ़ी, ये सब साबित कर चुका था कि वो खूंखार माफिया अब पूरी तरह से उसके प्यार में हार चुका है। वह तैयार होकर बाहर आई। हवेली के गलियारों में हमेशा की तरह खामोशी थी। अभिमन्यु की चढ़ी का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, जहाँ से उसकी वही भारी ऑथोरेटिव आवाज़ आ रही थी। वह अपनी किसी बेहद ज़रूरी और सीक्रेट मीटिंग में था। तारा ने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अमन ने उसे रोक लिया। मैडम, आप बाहर जा रही हैं, मैं गाड़ियाँ और सिक्योरिटी रेडी करवाता हूँ। नहीं अमन, तारा ने बहुत ही शांत लेकिन उसी बॉसी लेडी टोन में कहा। मैं सिर्फ मॉल तक जा रही हूँ, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अमन घबरा गया। लेकिन मैडम, बॉस को पता चलेगा तो? बॉस को मैं खुद हैंडल कर लूँगी और ये मेरा ऑर्डर है। अमन, तारा की आंखों में वो चमक थी जिसे टालने की हिम्मत हवेली में किसी की नहीं थी। अमन को पीछे हटना ही पड़ा। मॉल की वो चहल पहल, वो आम लोगों की आवाज़ें तारा को अजीब सा सुकून दे रही थी। उसने इतने दिनों बाद इस नॉर्मल दुनिया में कदम रखा था। वह बिना किसी डर, बिना किसी बंदिश के घूम रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस आज़ादी में भी उसका दिमाग बार बार उसी सनकी इंसान की तरफ जा रहा था। एक मेंस एक्सक्लूसिव स्टोर के बाहर से गुजरते हुए तारा के कदम अचानक रुक गए। डिस्प्ले में रखी एक चीज़ ने उसका ध्यान खींच लिया था। वो अंदर गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैक करने को कहा। उसे खरीदते वक्त तारा के होठों पर एक बहुत ही गहरी स्टिफाइड मुस्कान थी। अब वो अपनी नाराज़गी को और नहीं खींचना चाहती थी। बहुत हो चुका था। तारा स्टोर से बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक 3 काली एसयूवी गाड़ियां एक दूसरे से सटकर जोरदार आवाज़ के साथ रुकी। आसपास के लोग घबराकर पीछे हट गए। दरवाजे एक साथ खुले और भारी हथियारों से लैस गार्ड ने पल भर में पूरे एरिया को कवर कर लिया। और फिर बीच वाली गाड़ी से अभिमन्यु बाहर निकला। उसकी आंखों में जो पागलपन था वो किसी दुश्मन की जान लेने वाला था, बल्कि वो अपनी जान खोने के डर वाला पागलपन था। उसका कोट उतरा हुआ था, शर्ट की ऊपर की 2 बटनें खुली हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। वह सीधे तारा की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में एक ऐसा तूफान था जो किसी भी पल फट सकता था। अभिमन्यु ने तारा के पास पहुंचते ही उसके दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसे लगभग अपनी तरफ खींचते हुए पार्किंग के एक अंधेरे और शांत कोने में ले गया, जहां किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ सकती थी। तुम्हारा दिमाग खराब है? अभिमन्यु की आवाज़ एक खौफनाक फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें गुस्सा कम और खौफ ज़्यादा था। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी। बिना सिक्योरिटी के अकेले? तुम्हें पता भी है मैं पिछले आधे घंटे से इस नर्क से गुजरा हूँ। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बहुत शांति से उसकी आंखों में देख रही थी, उन आंखों में जहां आज अंडरवर्ल्ड का राजा नहीं बल्कि एक हारा हुआ, डरा हुआ आशिक खड़ा था। तारा की इस खामोशी ने अभिमन्यु को और भी बेबस कर दिया। उसकी पकड़ तारा के कंधों पर ढीली पड़ गई। उसका माथा तारा के माथे से टिक गया। प्लीज़ तारा, अभिमन्यु की आवाज़ पहली बार इतनी कमज़ोर और टूटी हुई लग रही थी। मत किया करो ऐसा। मेरे किए गए
गुनाहों की सज़ा मुझे ऐसे मत दो। मुझे पता है मैंने अतीत में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें वो दर्द दिया है जिसकी तुम हकदार नहीं थी। मेरा वो गिल्ट मुझे हर रात मारता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस पूरे शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये वो पल था जब तारा का बचा कुचा सारा गुरूर, सारी नाराज़गी उस आदमी के आंसुओं और उसकी वल्नरेबिलिटी में बह गई। तारा ने बहुत ही अधिकार और ममता से अपने दोनों हाथ अभिमन्यु के गालों पर रखे और उसका चेहरा ऊपर उठाया। मैंने कहा था ना। तारा की आवाज़ एकदम स्थिर, गहरी और पॉजिटिव थी। मुझे बेचारे और सहमे हुए आशिक नहीं पसंद। अभिमन्यु कुछ पल उसे बस देखता रह गया। मैं माफ़ कर चुकी हूँ तुम्हें अभिमन्यु, तुम्हारे उस शैतान को भी और इस इंसान को भी, तारा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और इससे पहले कि अभिमन्यु इन शब्दों को पूरी तरह प्रोसेस कर पाता, तारा ने अपने होठ अभिमन्यु के होठों पर रख दिए। इस बार कोई झिझक नहीं थी, कोई पुरानी कड़वाहट नहीं थी। ये किस सिर्फ प्यार, एक दूसरे पर हक और उस इक्वल लेवल वाले पागलपन से भरा था। अभिमन्यु के हाथ तुरंत तारा की कमर पर कस गए और उसने इस प्यार भरे तूफान को उसी शिद्दत से कबूल किया। जब वो दोनों अलग हुए तो अभिमन्यु की आंखों में एक अजीब सा सुकून और अविश्वास था। उसे लग ही नहीं रहा था कि तारा ने वाकई उसे पूरी तरह अपना लिया है। तारा ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से वो छोटा सा स्लिक ब्लैक वेलवेट बॉक्स निकाला और अभिमन्यु के सीने पर रख दिया। ये तुम्हारी उस नई शुरुआत के लिए और तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अभिमन्यु ने कांपते हाथों से वो बॉक्स खोला। अंदर एक बेहद कीमती कस्टम मेड ब्लैक प्लेटिनम बैंड रखा था और उस रिंग के अंदरूनी हिस्से पर बहुत ही बारीक और खूबसूरत अक्षरों में एनग्रेव किया गया था, माई डेविल। ज़्यादातर लड़के लड़कियों को रिंग पहनाते हैं, लेकिन तारा का ये डोमिनेटिंग और प्यार भरा अंदाज देखकर अभिमन्यु पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तारा को देखा जो उसी बॉस लेडी एटीट्यूड के साथ उसे निहार रही थी। अभिमन्यु के होठों पर एक बहुत ही डार्क, प्राउड और सुकून भरी मुस्कान फैल गई। तारा ने वो रिंग अभिमन्यु के हाथों से वापस ले ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसमें अतीत की कड़वाहट और आज का जुनून दोनों साफ झलक रहे थे। एक वक्त था जब इन दोनों ने एक दूसरे के सीने पर बंदूकें तान दी थी, एक दूसरे को ख़त्म करने की कसमें खाई थी, और आज किस्मत उन्हें इस मोड़ पर ले आई है जहां दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तारा ने बहुत ही आहिस्ता से लेकिन एक बॉस वाले पूरे अधिकार के साथ अभिमन्यु का बायां हाथ अपने हाथ में लिया और वो ब्लैक प्लेटिनम बैंड उसकी उंगली में खिसका दिया। अभिमन्यु उसे अवाक होकर देख रहा था। उसे लगा था सरप्राइज बस यही तक है, लेकिन तभी तारा ने अपनी एक आईब्रो उठाई और बहुत ही कैजुअल मगर उसी कातिलाना अंदाज में कहा, तो क्या ख्याल है, करोगे मुझसे शादी मिस्टर अंडरवर्ल्ड किंग? अभिमन्यु की आंखें एक सेकंड के लिए फटी की फटी रह गई। शहर का सबसे खूंखार माफिया डॉन और उसे एक लड़की पार्किंग एरिया में ऐसे प्रपोज कर रही थी। कुछ पलों की उस गहरी हैरानी के बाद उसके होठों पर वही पुरानी डार्क और गुरूर से भरी हुई मुस्कान लौट आई। उसने तारा की कमर में हाथ डालकर उसे एक झटके में अपने सीने से लगा लिया और भारी खुरदरी आवाज़ में कहा, जिस लड़की ने मेरी भी जान लेने की कोशिश की हो और जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन के माथे में गोली उतार चुकी हो, उससे शादी करना एक सुसाइड मिशन के कम नहीं है। लेकिन अभिमन्यु की नज़रें तारा के होठों से होती हुई उसकी आंखों तक गई। मुझे इस नर्क में सिर्फ तुम्हारे साथ जलना मंजूर है। अभिमन्यु ने तारा के हाथों को अपने हाथों में लेकर उनके पिछले हिस्से को बहुत ही शिद्दत से चूमा। कुछ घंटों बाद जब अभिमन्यु का काफिला हवेली के मेन गेट पर वापस लौटा तो वहाँ का माहौल एकदम तनावपूर्ण था। अमन और बाकी गार्ड्स की सांसें अटकी हुई थी। उन्हें लगा था कि बॉस गुस्से से आग बबूला होकर लौटेंगे और हवेली में फिर से कोई भयानक तूफान आएगा। आखिरकार तारा और अभिमन्यु का इतिहास खून, धोखे और दुश्मनी से लिखा गया था। हवेली का
कोई भी शख्स उन्हें नॉर्मल कपल की तरह देखने का आदी नहीं था। उन दोनों के बीच हमेशा एक साइलेंट वॉर चलती रहती थी। गाड़ियाँ एक लाइन से रुकी। अमन भागकर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही अभिमन्यु खुद बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सुकून और रुतबा था जो अमन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अभिमन्यु अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहा। उसने गाड़ी के दूसरी तरफ जाकर खुद दरवाज़ा खोला और तारा बाहर निकली। पूरे कमांडोज में एक भारी दम घोटू सन्नाटा छा गया। वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और अलग अलग आग के दरिया, लेकिन इस वक्त जिस तरह से वो साथ खड़े थे, वो मंजर किसी को भी खौफ में डालने के लिए काफ़ी था। अभिमन्यु का हाथ बहुत ही पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव तरीके से तारा की कमर के निचले हिस्से पर टिका था, और तारा वो किसी डरी सहमी या बचाई गई लड़की की तरह नहीं, बल्कि उसी ठकस, उसी अकड़ और गुरूर के साथ चल रही थी। जैसे ये हवेली, ये सिक्योरिटी, ये अंडरवर्ल्ड सब कुछ उसी का हो। गार्ड्स अपनी नज़रें झुकाए हुए थे, लेकिन अमन ने नज़र अचानक अभिमन्यु के बाएं हाथ की उंगली में चमकती उस नई ब्लैक प्लैटिनम रिंग पर पड़ गई। अमन ने के गले में जैसे थूक अटक गया। उसे पूरी सिचुएशन समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा। जो लड़की कभी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, आज वो इस माफिया किंग की सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों बन चुकी थी। अभिमन्यु और तारा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुँचे। अंदर कदम रखने से ठीक पहले अभिमन्यु रुका। उसने बिना पीछे मुड़े अपनी उसी भारी और खूंखार आवाज़ में हुक्म दिया, सिक्योरिटी को उनकी जगह पर वापस भेजो अमन, और हवेली के हर एक आदमी को ये बात साफ साफ बता दो। अभिमन्यु ने तारा की तरफ देखा। आज से इस हवेली में मैडम बॉस का हर एक लफ्ज़ मेरा आखिरी हुक्म माना जाएगा। जी बॉस, अमन ने तुरंत अपना सिर झुकाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अब बॉस के साथ साथ तारा के लिए भी एक खौफ मिला सम्मान था। तारा ने एक हल्की सी वेजिए मुस्कान के साथ अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने भी पलटकर उसे उसी डार्क और प्राउड स्माइल के साथ देखा। वो दोनों जानते थे कि दुनिया के लिए और उनके अपने लोगों के लिए भी उनका ये रिश्ता बहुत अजीब था, शायद खतरनाक भी, लेकिन अब उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन दोनों ने एक साथ उस हवेली में कदम रखा, दो खूंखार दुश्मन जो अब अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर और खौफनाक पावर क्लब बन चुके थे, और इसी के साथ उनके इस नए सियाए और बेइंतहा पागलपन से भरे सफ़र की शुरुआत हो गई। हवेली का भारी भरकम ऑकवुड दरवाज़ा उनके पीछे एक गूंज के साथ बंद हुआ। बाहर खड़े गार्ड्स और अमन अब उनकी नज़रों से दूर थे। हवेली के उस लंबे, शांत और आलीशान गलियारे में अब सिर्फ वो दोनों थे। अभिमन्यु के चेहरे का वो सख्त और खौफनाक अंडरवर्ल्ड डॉन वाला मुखौटा अब उतर चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक गहरी भूखी और पॉजिटिव चमक थी। तारा के लिए उसकी वो दीवानगी जो अब सारी हदें पार करने को बेताब थी। उसने अचानक तारा का हाथ खींचा और एक ही झटके में उसे गलियारे की ठंडी दीवार से लगा दिया। तारा की पीठ दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक चुनौती भरी मुस्कान थी। अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ तारा के सिर के दोनों ओर दीवार पर टिका दिए, उसे पूरी तरह से अपने घेरे में कैद कर लिया। उसकी गहरी गर्म सांसें तारा के चेहरे पर पड़ रही थी। बहुत गुरूर आ रहा है ना तुम में मैडम बॉस? अभिमन्यु ने अपनी नज़रें तारा के होठों पर टिकाते हुए एक बेहद डार्क और सीक्रेट आवाज़ में फुसफुसाया। बाहर सबके सामने तुमने वो रिंग पहनाकर मुझे अपना बना तो लिया, लेकिन अब इस शैतान को शांत करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ये कहते हुए अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद की और वो तारा के होठों को चूमने के लिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक जीत का सुकून था, लेकिन तभी तारा ने अपने दोनों हाथ अचानक अभिमन्यु के चौड़े सीने पर रखे और बहुत ही मजबूती से उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। अभिमन्यु, जो पूरी तरह से उस इंटेंस पर में खो चुका था, इस धक्के से सच में लड़खड़ा गया और एक कदम पीछे हो गया। उसकी आंखें झटके से खुली। उसके चेहरे पर एक ऐसा कॉमिक
और ब्लैंक एक्सप्रेशन था, जैसे किसी ने सोते हुए शेर के मुंह से उसका शिकार छीन लिया हो। ये क्या था? अभिमन्यु ने अपनी उखड़ती हुई सांसों और भारी अविश्वास के साथ पूछा। तारा ने अपने कपड़े ठीक किए और अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करते हुए एक बेहद ही कातिलाना और नखरे भरी स्माइल दी। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर अंडरवर्ल्ड किंग, रिंग पहनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी छूट मिल गई है। तारा ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और अपनी उंगली सीधे उसके सीने पर रखते हुए कहा, अब जब तक हमारी पूरे रस्मों रिवाज से के साथ शादी नहीं हो जाती, मेरे कमरे के आसपास भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभिमन्यु का मुंह खुला का खुला रह गया। वो शहर का सबसे खौफनाक डॉन था। जो चाहता था वो एक इशारे पर हासिल कर लेता था, और आज उसे उसके ही घर में उसकी ही बंदी, जो अब उसकी होने वाली पत्नी थी, ने नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया था। वद्दा! अभिमन्यु अपना सिर खुजलाते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि तारा झटके से मुड़ी और अपनी हील की टिक टिक आवाज़ के साथ शानदार अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तारा, ये कोई मजाक नहीं है। मैं पिछले कितने महीनों से पागल हो रहा हूँ, अभिमन्यु ने सीढ़ियों के नीचे से चिल्लाते हुए कहा। तारा ने बिना पलटे सिर्फ अपना हाथ हवा में उठाया और उंगलियों से बाय बाय का इशारा करते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। गलियारे में अकेला खड़ा अभिमन्यु पहले तो कुछ सेकंड उस बंद दरवाजे को देखता रहा, और फिर अचानक उसके होठों पर एक बहुत ही चौड़ी, सच्ची और खौफनाक खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। वो हार गया था और उसे अपनी इस हार में बेइंतहा प्यार हो गया था। अगले 15 दिन इस हवेली ने 9 नज़ारे देखे जो पिछले 100 सालों में इसके इतिहास में कभी नहीं हुए थे। शहर में खौफ का दूसरा नाम अभिमन्यु सिंह अपनी मीटिंग्स और हथियारों की डील्स छोड़कर डेकोरेशन वाले फ्लावर्स और कैटरिंग के मेन्यू चेक कर रहा था। तारा ने साफ कह दिया था कि उसे एक परफेक्ट, ग्रैंड और खूबसूरत शादी चाहिए, और अभिमन्यु ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वो किसी इवेंट मैनेजर पर भरोसा नहीं कर रहा था। अमन, मैंने कहा था मुझे वो डार्क ब्लैक रेड गुलाब चाहिए। ये हल्के लाल गुलाब यहाँ क्या कर रहे हैं? लॉन में खड़े अभिमन्यु की दहाड़ सुनकर शहर के सबसे बड़े डेकोरेटर की भी पैंट गीली हो रही थी। अगर आधे घंटे में मेरे बताए हुए गुलाब यहाँ नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हें इन्हीं कांटों पर जिंदा गाड़ दूंगा। अमन चुपचाप एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। बॉस को इस तरह एक परफेक्ट दूल्हे की तरह परेशान होते देखना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अभिमन्यु ने तारा के कमरे में जाने की कोशिश कई बार की, कभी आधी रात को बालकनी से छिपकर तो कभी कोई बहाना बनाकर, लेकिन तारा ने हर बार अपनी उस चालाक और विजयी मुस्कान के साथ उसे दरवाजे से ही वापस लौटा दिया था। ये दूरी अभिमन्यु के पागलपन और जुनून को हर दिन और बढ़ा रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हवेली को इस तरह सजाया गया था जैसे ज़मीन पर जन्नत उतार दी गई हो। डार्क थीम ब्लैक, डीप रेड और गोल्डन रंगों का कॉम्बिनेशन जो ठीक अभिमन्यु और तारा की पर्सनैलिटी में मैच होता है। तारा अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। उसने एक बेहद खूबसूरत हैवी डार्क मरून और एंटिक गोल्ड कलर का डिज़ाइनर लहंगा पहना था। उसकी आंखों का डार्क मेकअप और होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक उसे किसी राजसी, निडर और खौफनाक अंडरवर्ल्ड क्वीन का लुक दे रही थी। लेकिन आज उस क्वीन की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। तारा एक अनाथ लड़की थी। उसका कोई अपना परिवार नहीं था। बचपन में उसे एक गांव वालों ने पाला था। उन्होंने ही उसे प्यार दिया था। लेकिन जब अभिमन्यु से उसकी दुश्मनी शुरू हुई थी तो अभिमन्यु ने उसे तोड़ने के लिए एक बहुत ही घिनौना चाल चला था। उसने गांव में तारा के नाम को लेकर ऐसी अफवाहें और साजिशें रची थी कि उन्हीं गांव वालों ने, जो उसे अपनी बेटी मानते थे, उसे धक्के मारकर निकाल दिया था।
आज जब वो दुल्हन बनी बैठी थी तो उसे सिर्फ उस परिवार की कमी खल रही थी। काश आज उसे विदा करने वाला, उसे आशीर्वाद देने वाला कोई होता। एक आंसू तारा की आंख से छलककर उसके गाल पर आ गिरे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। तारा ने सोचा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना आंसू पोंछा। लेकिन जब उसने पलकें उठाकर आईने में देखा तो उसकी सांसें वहीं अटक गई। वो सुन रह गई। दरवाजे पर उसके गांव के सरपंच, चुटकी, काकी और वो सारे लोग खड़े थे जिन्होंने उसे गांव से निकाला था। उसकी आंखों में भी आंसू थे और चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी। और उनके बिल्कुल बीच में व्हील चेयर पर बैठे थे अभिमन्यु के दादाजी, जो हमेशा से तारा को पसंद करते थे। तारा झटके से अपनी कुर्सी से उठी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सच है या कोई सपना। मेरी बच्ची, सरपंच काकी आगे बढ़ी और उन्होंने रोते हुए तारा को अपने गले से लगा लिया। काकी, आप लोग यहाँ? तारा की आवाज़ पूरी तरह से रुंध गई थी। हमें माफ़ कर दे लाडो। सरपंच ने अपने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हम उस शैतान के बनाए जाल में फंस गए थे। हमने अपनी ही बेटी पर शक किया। शैतान? तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज़ हुई। अभिमन्यु अपनी ब्लैक और गोल्ड हैवी शेरवानी में किसी डार्क प्रिंस की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और गिल्ट था। सरपंच ने अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने, शहर के सबसे बड़े रईस ने हमारे गांव में आकर भरी पंचायत में सबके सामने घुटनों पर बैठकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। बेटी, इसने हमें सच बताया कि कैसे इसने तेरी इज्जत से खिलवाड़ करने की साजिश रची थी। इसने कहा कि अगर हम तुझे, तेरा परिवार, तेरा वो सम्मान वापस नहीं देंगे तो ये कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। ये हमें यहाँ लाया है ताकि आज के दिन तू खुद को लावारिस ना समझे। तारा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभिमन्यु सिंह, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, जो किसी की जान लेने से पहले पलक नहीं झपकाता था, उसने पंचायत के सामने घुटने टेके, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। दादाजी ने व्हील चेयर से ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने कहा था ना बेटा कि इस रावण के अंदर राम सिर्फ तू ही जगा सकती है। इसने आज साबित कर दिया कि ये तेरे लायक है। तारा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसके आंसुओं का बांध टूट गया। वो दौड़कर अभिमन्यु के पास गई। अभिमन्यु ने उसे तुरंत अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। तारा ने अपना चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपा लिया और बच्चों की तरह सिसकने लगी। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी अभिमन्यु? तारा ने रोते हुए उसके सीने पर मुक्का मारा। अभिमन्यु ने उसके माथे को चूमा और बेहद भारी आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे तुम्हारा वजूद, तुम्हारा परिवार छीना था ना तारा। मैं तुम्हें तुम्हारी ये अहमियत वापस लौटाए बिना कैसे तुम्हें अपनी पत्नी कैसे बना सकता था। तुम्हारा ये शैतान अब सिर्फ तुम्हारे लिए झुकेगा, हमेशा। उस पल तारा के दिल के उस सबसे गहरे और अंधेरे कोने में जो आखिरी दर्द बचा था, वो भी अभिमन्यु के इस बेइंतहा प्यार के आगे हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मंडप का नज़ारा किसी हॉलीवुड की डार्क रोमांस मूवी जैसा था। हवेली के चारों तरफ काले सूट और हथियारों से लैस सैकड़ों गार्ड्स अपनी होने वाली मालकिन के सम्मान से सिर झुकाए खड़े थे। जब तारा मंडप की तरफ बढ़ी तो अभिमन्यु की नज़रें सिर्फ उसी पर टिक गई। अग्नि के चारों तरफ जब उन दोनों ने फेरे लिए तो वो सिर्फ 7 वचन नहीं थे। हर फेरे के साथ अभिमन्यु तारा की आंखों में देखकर एक बिना बोला हुआ वादा कर रहा था, उसे प्रोटेक्ट करने का, उसके कदमों में दुनिया लाकर रखने का और उसके इस इक्वल लेवल के गुरूर को कभी टूटने ना देने का। और तारा की आंखें उसे ये विश्वास दिला रही थी कि अंडरवर्ल्ड के इस नर्क में वो हमेशा एक ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रहेगी। जब अभिमन्यु ने तारा की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया तो आसमान में पटाखों की गूंज से पूरा शहर कांप उठा। वो अब सिर्फ तारा नहीं थी, वो मिसेस तारा अभिमन्यु सिंह थी, द क्वीन ऑफ द अंडरवर्ल्ड। शादी के जश्न और सारे मेहमानों के जाने के बाद हवेली में फिर से वही खामोशी छा गई थी।
लेकिन इस बार की खामोशी में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक सुकून था। तारा अपने या यूं कहे कि अब उन दोनों के कमरे में आईने के सामने बैठी अपनी भारी ज्वेलरी उतार रही थी। कमरा लाल गुलाबों और हल्की कैंडल्स की रोशनी से महक रहा था। ये वही कमरा था जहां अभिमन्यु ने उसे पहली बार एक कैदी की तरह रखा था, और आज वो इस कमरे की और उस इंसान की मालकिन थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। अभिमन्यु अंदर आया। उसने अपनी शेरवानी का ऊपरी हिस्सा निकाल दिया था और सिर्फ एक ब्लैक शर्ट में था। उसके ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो नशा था वो तारा के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसने दरवाज़ा लॉक किया और धीरे धीरे चलकर तारा के पीछे आकर खड़ा हो गया। आईने में दोनों की नज़रें मिली। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे अपने रफ और मजबूत हाथ तारा के कंधों पर रखे और धीरे धीरे उसकी गर्दन से हैवी नेकलेस उतारने लगा। उसका हर एक स्पर्श इतना कोमल था जैसे तारा सच में कोई कांच की गुड़िया हो। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मिसेस सिंह। अभिमन्यु की आवाज़ एक गहरी कांपती हुई फुसफुसाहट थी जो तारा के कानों में होती हुई सीधे उसकी रूह तक उतर गई। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पीछे की तरफ अभिमन्यु के पेट पर टिका दिया। और तुम आज पहली बार उस खूंखार शैतान से ज़्यादा मेरे एक परफेक्ट पति लग रहे हो। अभिमन्यु ने तारा के बालों से हेयर पिन निकाले और उसके लंबे काले बालों को आज़ाद कर दिया। फिर उसने तारा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाकर खड़ा कर लिया। अभिमन्यु की उंगलियां तारा के चेहरे के किनारे को छू रही थी। उसकी आंखों में एक बार फिर वो पुराना गिल्ट तैरने लगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। अभिमन्यु की आवाज़ भारी हो गई कि तुमने मुझे अपना लिया, उस इंसान को जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस काली दुनिया में कोई इतनी रोशनी लेकर आएगा। तारा ने अपने दोनों हाथ अभिमन्यु की शर्ट के कॉलर पर रखे और उसकी आंखों में उसी पुराने बॉस लेडी एटीट्यूड के साथ देखा, जिसमें अब एक बेइंतहा प्यार भी शामिल था। दर्द तुमने दिया था, लेकिन मरहम भी तुम ही बने हो, तारा ने बहुत ही सीरियस और इमोशनल टोन में कहा। गांव वालों को वापस लाकर उनके सामने घुटने टेक कर तुमने आज मेरे अंदर के सारे घाव भर दिए। तुमने सिर्फ मेरा शरीर नहीं, मेरी रूह जीती है आज। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर का कोई बहुत बड़ा बोझ आज उतर गया हो। उसने तारा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। तो क्या अब मैं अपने हक का दावा कर सकता हूँ? अभिमन्यु के चेहरे पर अब वो ही डार्क पॉसेसिव और कातिलाना मुस्कान वापस आ गई थी। शादी हो चुकी है मैडम बॉस, अब तो कोई नो एंट्री का रूल नहीं है ना? तारा हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपनी उंगलियों को अभिमन्यु के बालों में फंसाया और उसके कानों के पास जाकर बहुत ही सिडकिड आवाज़ में फुसफुसाया, अगर तुम मुझे संभाल सको माय डेविल हैंडसम हस्बैंड, तो ये कमरा, ये रात और ये क्वीन सब तुम्हारी है। ये सुनते ही अभिमन्यु के अंदर का वो भूखा जुनूनी आशिक पूरी तरह से बेकाबू हो गया। उसने बिना एक सेकंड की देरी किए तारा को अपनी बाहों में उठाया। तारा के होठों से एक हल्की सी चीख निकली जो अभिमन्यु के होठों से नीचे दब गई। अभिमन्यु का वो किस उतना ही वाइल्ड, पॉसेसिव और डोमिनेटिंग था जितना वो खुद था, लेकिन इस बार उस स्पर्श में कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इबादत थी जो सिर्फ तारा के लिए थी। तारा ने भी उसी शिद्दत, उसी पागलपन और उसी आग के साथ उस किस का जवाब दिया। इसी के साथ अभिमन्यु के बहुत ही आहिस्ता से, जैसे किसी बेहद नाजुक और कीमती चीज़ को संभाल रहा हो, तारा को गुलाबों से सजे उस नर्म बिस्तर पर लिटाया। वो उसके ऊपर झुका, लेकिन अपना पूरा वजन उस पर नहीं डाला। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और कमरे की मध्यम रोशनी में अभिमन्यु की आंखों में एक ऐसा गहरा सुलगता हुआ समंदर था जिसमें तारा हमेशा के लिए डूब जाना चाहती थी। तारा का भारी लहंगा और वो सारी उलझनें जो कभी उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी, आज की रात के लिए बहुत बेमानी हो चुकी थी।
अभिमन्यु के खुरदरे लेकिन बेइंतहा कोमल हाथों ने जब तारा के लहंगे की डोरियों को छुआ तो उस एक छुअन से तारा के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने तारा के माथे पर अपने होंठ रखे, एक लंबा सुकून भरा किस जिसने तारा के अंदर बचे हर एक डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। फिर उसने तारा की बंद पलकों को चूमा जहाँ से कुछ देर पहले खुशी के आंसू बह रहे थे। अभिमन्यु के होंठ जब धीरे धीरे खिसकते हुए तारा के गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक पहुँचे तो तारा के मुंह से एक हल्की सी अनकंट्रोल सिसकी निकल गई। उस कंट्रोल खूंखार माफिया किंग के स्पर्श में आज कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। आज सिर्फ एक इबादत थी, एक ऐसी तड़प थी जैसे वो सदियों का प्यासा हो और तारा की उसका इकलौता सुकून हो। अभिमन्यु की उंगलियों ने जब तारा की नंगी कमर की नर्म त्वचा को छुआ तो तारा ने अपने दोनों हाथ अभिमन्यु की चौड़ी पीठ पर रख दिए। उसने अपनी उंगलियों से उसकी शर्ट को कसकर जकड़ लिया। उसका वो बॉस लेडी वाला सारा गुरूर आज इस प्यार के आगे खुशी खुशी पिघल रहा था। उसने अभिमन्यु को अपनी तरफ और करीब खींचा, मानो वो बीच की हवा का भी फासला मिटा देना चाहती हो। हर एक किस, हर एक छुअन के साथ अभिमन्यु तारा के रोंगटे खड़े कर रही थे। वे बिना कुछ कहे तारा की रूह को ये बता रहा था कि वो शरीर से लेकर उसके वजूद तक सिर्फ और सिर्फ उसकी है। तारा ने अपनी आंखें खोली और उस धुंधली रोशनी में अभिमन्यु की प्यार में पागल आंखों में देखा। उसने अपना हाथ उठाकर अभिमन्यु के बालों में उलझाया और इस बार पहल करते हुए उसने अभिमन्यु के होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। इस किस में कोई संकोच नहीं था, इसमें वो ही पागलपन, वो ही जिद और वो ही इक्वल लेवल की आग थी जो उन दोनों की असली पहचान थी। तारा ने भी उसी शिद्दत से उस आग को और भड़काया जिससे अभिमन्यु के सीने से एक भारी और गहरी करहा निकल गई। कमरे की हल्की रोशनी, गुलाबों की महक और दो तेज धड़कते हुए दिलों की आवाज़ के बीच उनके बीच के वो लिबास कब ज़मीन पर गिरे उन्हें खुद ही पता नहीं चला। अभिमन्यु का वो वाइल्ड और पजेसिव प्यार तारा को एक नई ही दुनिया में ले जा रहा था जहाँ कोई माफिया नहीं था, कोई खून खराबा नहीं था, बस दो तड़पते हुए दिल थे जो आज एक हो रहे थे। बाहर रात का अंधेरा छाए कितना भी गहरा और खौफनाक क्यों ना हो, लेकिन उस कमरे के अंदर आज दो पुराने दुश्मन, दो टूटे हुए वजूद एक दूसरे की रूह में उतरकर हमेशा के लिए एक मुकम्मल कहानी बन रहे थे। अंडरवर्ल्ड के उस खूंखार राजा ने सच में अपनी रानी के प्यार में अपना सब कुछ हार दिया था और तारा की बाहों में सिमटते हुए उसे एहसास हुआ कि यही हार उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन और सबसे बड़ी जीत थी।